Hello my dear students, welcome in this class. मैं भी कह रहा है आज एक बार फिर से अतीत में दबे पांव के तीसरे एपिसोड के साथ आपके सामने हूं। अब तक की बातों में हमने ये जाना कि लेखक इस चैप्टर में सिंधु घाटी की सभ्यता को दर्शाते हुए मोहनजोदड़ो शहर, जिसके अब केवल एक ध्वंसावशेष ही देखने को मिल सकते हैं, का एक सजीव चित्रांकन करने का प्रयास किया। लेखक ने बतलाया है कि आज से 5000 वर्ष पहले स्थापित की शहर आज भी अपने उस पुराने स्वरूप की याद इन अवशेषों के आधार पर दिलाया करता है, जिस आधार पर यह लिखा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो स्थापत्य और वास्तुकला का एक अनुपम केंद्र था। उसकी जो संरचना हुई थी उस शहर की, वो अपने आप में अनुपम थी और वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण थी। इसीलिए पुरातत्ववेत्ताओं ने उस सिंधु घाटी की सभ्यता की याद दिलाते हुए जिन शहरों का वर्णन किया है, उसमें से मात्र 2 शहरों का विशेष उल्लेख किया है, एक हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो। आज इनके अवशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत में देखे जा सकते हैं। मेरे प्रिय छात्रों, सिंध प्रांत जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यही वो सिंधु नदी है जिस सिंधु नदी को पार करके अफगानी कवि भारत में आए थे और हमारे देश का नाम हिंदुस्तान हुआ था। उसी सिंधु नदी के किनारे एक खूबसूरत सा शहर सिंध बसा हुआ है और उसी सिंध के शहर में ये ध्वंसावशेष देखने को मिलते हैं। इसकी जब जमीन में खुदाई की गई तो पता चला था कि 5000 वर्ष पहले मोहनजोदड़ो नाम का एक कोई शहर हुआ करता था, जो वास्तुकला का एक अनुपम उदाहरण था। मेरे प्रिय छात्रों, पहले और दूसरे एपिसोड में आपने इस बात को सब कुछ अच्छी तरीके से जाना होगा, मुझे पूरा विश्वास है। दूसरे एपिसोड में हमने आपको बतलाया था कि सर्पिल रास्ते से गुजरते हुए, अर्थात अपने विश्रामालय से रेस्ट हाउस से निकलने के बाद एक टेढ़ी मेढ़ी रास्ते से गुजरते हुए, सर्प जैसे टेढ़ा मेढ़ा चलता है, सर्पिली रास्ता का मतलब टेढ़ा मेढ़ा रास्ता। उस टेढ़ी मेढ़े रास्ते से गुजरते हुए जब वो बौद्ध स्तूप के पास पहुंचे तो उनकी नजर अपलक ठहर गई। इतना खूबसूरत और वो दर्शनीय स्थल था जिसका नजारा देखते ही बनता था। कारण ये था कि वो जो ध्वंसावशेष वहां पर देखने को मिले कि सारी चीजें, सारी इमारतें एक तरीके से खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। केवल उनकी ईंटों को जोड़ करके ही हम उसके वास्तविक अंदाजा का एक पता लगा सकते हैं। लेकिन ये जो बौद्ध स्तूप बना हुआ है, ये बौद्ध स्तूप पूर्णतया सुरक्षित है, अर्थात उसमें कहीं से भी कोई भी अड़चन नहीं है। आखिर क्यों? कारण उसका मैंने कल ही आपको जिक्र कर दिया था कि इस बौद्ध स्तूप की संरचना लगभग 2600 वर्ष पहले, 26वीं सदी के थोड़ा पहले की गई। अब लेखक ने इसका अनुमान कैसे लगाया
तो कल ही हमने आपको यह भी बतलाया था कि 25 फीट ऊंचे चबूतरे पर उसका निर्माण हुआ है। जो चबूतरा बना है, लंबी चौड़ी जो दीवार बनी है जिसकी ऊंचाई पर वो स्थित है, उन दीवालों में जो ईंटें मिली हैं वो ईंटें 26वीं सदी के कुछ पहले की लग रही हैं। इस कारण लेखक ने अनुमान लगाया कि जो बौद्ध स्तूप बना है ये 26वीं सदी के कुछ आसपास का बना हुआ है और पूर्णतया सुरक्षित। और कल आपको मैंने ये भी बतलाया था, ये भी जिक्र हुआ था कि बौद्ध स्तूप का निर्माण उस जगह हुआ है जो मोहनजोदड़ो का पास इलाका था, अर्थात विशिष्ट इलाका, जिसे लेखक ने गढ़ नाम दिया। ये गढ़ इलाका था जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सब यहां विशिष्ट श्रेणी के लोग रहा करते थे और सिंध के जितने भी मोहनजोदड़ो के जो प्रशासनिक संस्थाएं थी, विशिष्ट इलाका, पास इलाका वही होता है जहां विशिष्ट श्रेणी के लोग रहा करते हैं, विशिष्ट चीजें होती हैं। जैसे आजकल यदि दिल्ली की हम बात करें तो जो हमारा संसद भवन है और जो वहां पर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का निवास स्थान है वो सब पास इलाका है। ठीक इसी प्रकार इस पास इलाके में ये बौद्ध स्तूप बना है। कल आपने ये भी जाना था कि इस बौद्ध स्तूप के ठीक पीछे पश्चिमी हिस्से में जितने भी दार्शनिक जितने भी प्रशासनिक भवन हुआ करते थे, जितने भी धार्मिक आस्था के केंद्र हुआ करते थे, वो सारे के सारे इसी बौद्ध स्तूप के ठीक पीछे अर्थात पश्चिमी इलाके में स्थित है। वहां पर लेखक ने एक और चीज देखी थी और वो चीज थी आनुष्ठानिक महाकुंड। मेरे प्रिय छात्रों, आनुष्ठानिक महाकुंड से तात्पर्य होता है कि वह यज्ञशाला जहां पर विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन होता है, जहां हवन इत्यादि की आहुति दी जाती है, वो होता है आनुष्ठानिक महाकुंड। तो एक बहुत बड़ा सुंदर एक आनुष्ठानिक महाकुंड का भी निर्माण वहां पर हुआ है और ये जो आनुष्ठानिक महाकुंड बना हुआ है वह अपने आप में अनुपम है। लेखक उस चबूतरे पर चढ़ता है। चबूतरे पर चढ़ने के बाद जब वह बाहर के दृश्यों का अवलोकन करता है तो उसे एक अद्भुत नजारा देखने को मिलता है और वो अद्भुत नजारा ये था कि उस चबूतरे पर चढ़ करके पूरा मोहनजोदड़ो शहर उसकी नजरों के सामने दिखलाई पड़ता था और उस आधार पर उसने अनुमान लगाया कि उस मोहनजोदड़ो शहर में जितने भी भवन बने रहे होंगे वे सारे के सारे भवन अनुपम कला के ये वास्तुकला के एक अनुपम उदाहरण थे। सड़कें या गलियां काफी चौड़ी और सीधी थी जो एक सुंदर नजारा प्रस्तुत कर रही थी। पूरा शहर उस चबूतरे पर से दिखलाई पड़ता था। लेखक ने आगे ये अनुमान लगाया कि उसके बाउंड्री वाल के बाहर अर्थात बौद्ध स्तूप के ठीक सामने वाला हिस्सा
अर्थात पूर्वी इलाका। पश्चिमी इलाका में तो अभी मैंने आपको बताया कि पश्चिमी इलाके में प्रशासनिक भवन और धार्मिक केंद्र और आनुष्ठानिक महाकुंड बना हुआ था। पूर्वी इलाके में अब आइए तो पूर्वी इलाके में उस बौद्ध स्तूप के ठीक सामने अर्थात पूर्वी इलाके में जो बस्ती थी, लोगों का निवास था, वह उच्च श्रेणी के लोगों का निवास स्थान था। अर्थात वहां ऊंचे घराने के लोग रहा करते थे। उन भवनों को देखकर लेखक ने इस प्रकार का एक अनुमान लगाया। फिर उसकी नजर उस पूर्वी इलाके से थोड़ा दक्षिण की तरफ जाती है। उस पूर्वी इलाके से थोड़ी सी दूरी पर, लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर सिंधु नदी बहती है। और अभी मैंने बताया कि उसी सिंधु नदी के किनारे ये मोहनजोदड़ो शहर स्थित है, जिसके ध्वंसावशेषों को वो देख रहा है, अवलोकन कर रहा है लेखक। तो लेखक ने देखा कि उस विशिष्ट श्रेणी के लोग जो बौद्ध स्तूप के पूर्वी इलाके में रहा करते थे, पूर्वी इलाके में, उस पूर्वी इलाके के दक्षिणी हिस्से पर कामगारों की बस्ती रही होगी, अर्थात मजदूर तबका और बुनाई इत्यादि करने वाले लोग। कामगारों की जो बस्ती थी वहां पर पूरी खुदाई अभी नहीं हो पाई थी। सैकड़ों साल से ये खुदाई चल रही थी और उसके बाद ये सारी चीजें मिली थी मोहनजोदड़ो की, और अभी खुदाई का काम जारी वहां पर चल रहा था पुरातत्व विभाग के द्वारा। लेकिन जो दक्षिण इलाके में कामगारों की बस्ती दिखलाई पड़ी, जिन भवनों को देख करके लेखक ने अनुमान लगाया कि ये कामगारों की बस्ती रही होगी, क्योंकि यहाँ के जो भी भवन थे एक तरीके से पूर्ण रूप से धरती मिट्टी में मिल चुके थे। कारण ये कि उनके जो भी भवन बने रहे होंगे, स्वाभाविक सी बात है कि वो मजदूर तबके के लोग हैं, तो सामान्य सा भवन रहा होगा या टूटी फूटी झोपड़ी रही होगी। वो सारी की सारी चीजें जमींदोज हो चुकी हैं। उनके कुछ अवशेष ये दर्शा रहे थे कि शायद ये कामगारों की बस्ती रही होगी दक्षिणी इलाके में, और वहीं पर सिंधु नदी बहा करती है। तो आपने ये जाना आज के एपिसोड में कि मोहनजोदड़ो वास्तुकला का एक अनुपम मिसाल है, और जो ये वास्तुकला के अनुसार जिन चीजों की ये संरचना हुई है, वो सारी नियोजित तरीके से ग्रिड प्लान जिसको बोलते हैं कि ग्रिड प्लान के अंतर्गत ये सारी चीजें बनाई गई होंगी। लेखक को कहीं पर थोड़ा सा कुछ टेढ़ी मेढ़ी सड़कें भी दिखलाई पड़ी। अभी मैंने कहा कि वो सर्पीले इलाके, सर्पीली पगडंडियों से गुजरता हुआ, सर्पीले रास्ते से गुजरता हुआ इस बौद्ध स्तूप पर आया था। वहां लेखक को एक चीज और दिखलाई पड़ी उसके पहले, कि जहां पर ये आनुष्ठानिक महाकुंड बना हुआ है, उस महाकुंड के थोड़ा सा बगल से एक रास्ता गुजरता था। उस रास्ते को देख करके, जो लगभग सिंधु नदी के किनारे से निकल करके आया हुआ है, उस रास्ते को देख करके लेखक ने अनुमान लगाया कि इस रास्ते, वहां के जो शिलालेख थे, उस शिलालेख पर उस रास्ते का नामकरण देवमार्ग लिखा हुआ है। स्वाभाविक से प्रश्न उठता है कि आखिर उस रास्ते का नाम देवमार्ग क्यों रखा गया? तो मेरे प्रिय छात्रों, वो रास्ते से गुजर करके जो धार्मिक आस्था के लोग रहते थे,
वे सिंधु नदी में स्नान करने के बाद, जो वहां की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, सिंधु नदी में स्नान करने के बाद जब इस आनुष्ठानिक महाकुंड में शरीक होने आते थे तो उसी रास्ते से होकर के आया करते थे। और ये आप सबको पता है कि जो यज्ञशालाएं होती हैं, जहां हवन कुंड बने होते हैं, हवन की आहुति होती है, तो आहुति के समय वहां पर कोटि कोटि देवी देवताओं का वास होता है, करोड़ों देवी देवताओं का वास वहां पर होता है। स्वर्ग लोक से उतर करके वहां पर उस यज्ञशाला में प्रभु का अदृश्य रूप दिखलाई पड़ता है वहां पर। अब सोचो, जो रास्ता आ रहा है एक ऐसे जगह पर लेके जा रहा है जहां पर देवी देवताओं का, करोड़ों करोड़ों देवी देवताओं का आगमन हुआ है, इसलिए उस रास्ते का नामकरण उस समय के लोगों ने उसे देव मार्ग रखा। लेखक इन सारे सुंदर दृश्यों का अवलोकन करके रोमांचित हो रहा है। उसकी दृष्टि जहां पर भी जा रही है अपलक ठहर जा रही है। उसने सोचा कि ये ग्रेट प्लान जो आजकल के परिवेश में जो ये कॉलोनियां बनती हैं, कॉलोनियों का निर्माण होता है, शायद वो कॉलोनियां इतनी सुंदर नहीं दिखलाई पड़ती। कारण ये कि वास्तुकला की दृष्टि से अधिकांशतः भवन बने होते हैं, नहीं भी होते हैं। जो वहां के रास्ते होते हैं काफी टेढ़े मेढ़े होते हैं और काफी घनी आबादी हुआ करती है, इसलिए वो उतने सुंदर नहीं दिखलाई पड़ते जितने सुंदर होने चाहिए। उनके रास्ते और उनकी जो फैलाव है वो उस प्रकार का आकर्षक नहीं, उसकी जो बनावट शैली है वो स्थापत्य कला की दृष्टि से सारी की सारी चीजें नहीं बनी। आगे लेखक ये लिखता है कि आनुष्ठानिक महाकुंड के पास का नजारा भी बड़ा अद्भुत था। वो आनुष्ठानिक महाकुंड जो भी बना था, वो आनुष्ठानिक महाकुंड अपने आप में काफी सुंदर था। वहां पर जो भी ये कुंड जो था करीब 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा। ये जो आनुष्ठानिक महाकुंड बना है ये 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा ये आनुष्ठानिक महाकुंड बना था। इस आनुष्ठानिक महाकुंड के इर्द गिर्द उन सन्यासियों के कमरे बने थे, उन बौद्ध भिक्षुओं के कमरे बने हुए थे। कुंड से उत्तर और दक्षिण सीढ़ियां आती थी। इसके तीन तरफ, उस कुंड के तीन तरफ साधुओं का निवास था और एक तरफ उत्तर दिशा में 2 पंक्तियों में 8 स्नान घर बनाए गए थे। उन स्नान घरों की विशेषता ये थी कि इनमें से किसी का भी द्वार एक दूसरे के सामने नहीं खुलता था। तो एक तरीके से जो भी वो स्थान बना था वो अपने आप में एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रहा था और एक अद्भुत नजारा प्रस्तुत कर रहा था। तो इस प्रकार से हमने इन सारी बातों का अध्ययन आज के इस एपिसोड में, तीसरे एपिसोड में, बौद्ध स्तूप के आसपास के दर्शनीय स्थलों के बारे में जाना। आनुष्ठानिक महाकुंड से हम लोग परिचित हुए और आनुष्ठानिक महाकुंड के इर्द गिर्द जो रहा उस चीज से परिचित हुए। शेष बातें अगले एपिसोड में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ दिन।